नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से साइंस के एमसीक्यू करेंगे, वही एनसीईआरटी वाले। पहला क्वेश्चन, ये 4th चैप्टर है आनुवांशिकता, और इसका पहला क्वेश्चन। चलिए, मेंडल के प्रयोग अनुसार निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें मेंडल के जो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, उसके अनुसार इसमें से कौन सा गलत है। पहला है बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, बीज का रंग पीला व हरा, फली का रंग हरा व पीला, पुष्प का रंग लाल व सफ़ेद। ये जो डी है वो गलत है। जो मेंडल था उसके अनुसार जो पुष्प का रंग वो ना था बैंगनी और सफ़ेद, ठीक है ना। चलिए पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मेंडल के प्रयोग अनुसार डी जो है वो गलत है, क्योंकि मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पुष्प का रंग लाल सफ़ेद नहीं बल्कि बैंगनी सफ़ेद लिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया, जिनमें चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, हरी या पीली फली, लंबे या बौने पौधे, बैंगनी या सफ़ेद पुष्प, कक्षीय या अगस्त पुष्प और फूली हुई या संकुचित फली शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। ठीक है, अच्छा आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करती है। लैंगिक जनन, कायिक जनन, अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, अर्धसूत्री विभाजन या क्लोनिंग। तो इसमें जो है ना वो लैंगिक जनन, एक तो लैंगिक जनन, ठीक है, और अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन और क्लोनिंग। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। लैंगिक जनन होता है, अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन होता है, और उत्परिवर्तन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। लैंगिक जनन, अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन व अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कायिक जनन व क्लोनिंग द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि क्योंकि इसमें एक ही जीव के शरीर के किसी भाग से नई संतति का निर्माण होता है, जो कि डीएनए की संरचना में 100% जनक के समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है, असत्य कथन बताना है। ठीक है, पहला है कि अनुवांशिक लक्षण माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं एवं इन लक्षणों के निर्धारण जीन होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है इन्होंने। कायिक विभिन्नताएं जननिक विभिन्नताओं से भिन्न होती है, क्योंकि ये वंशागत भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तीसरा दे रखा है कि विभिन्नताएं प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति जीव में अनुकूलताएं उत्पन्न करती हैं एवं जैव विकास तथा जाति उद्भव का आधार होता है। इसमें आपको गलत बताना था, और इसमें जो दूसरा है ना वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सही है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो क्यों होता है गलत, क्योंकि कायिक विभिन्नताएं जननिक विभिन्नताओं से भिन्न होती हैं, ये वंशागत नहीं होती हैं, अर्थात कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे पूंछ विहीन चूहे को संतति पूंछ विहीन नहीं होती है, क्योंकि यह कायिक परिवर्तन है। पूंछ कटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, मेंडल के अनुवांशिकी के प्रयोग के संदर्भ में आपको बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। इसमें आपको गलत कथन बताना है। पहला, मेंडल ने 1857 में ब्रून के चर्च में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चयन कर मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। दूसरा, मेंडल के नियम को पुनः खोज ह्यूगो डी व्रिज, कार्ल कॉरेंस एवं शॉर्माक ने 1900 में की। तीसरा, वंशगति के नियमों का सर्वप्रथम प्रतिपादन वॉल्टर सटन ने किया। तो ये गलत बताना है, जो ये तीसरा है ये गलत है, वॉल्टर सटन ने नहीं किया। ठीक है ना, एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखो, वंशागति के नियमों का सर्वप्रथम प्रतिपादन वॉल्टर सटन ने नहीं बल्कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ये सबको पता है कि जो ये वंशागति का नियम किसने दिया था, मेंडले ने, जॉन मेंडल। ठीक है, और वॉल्टर सटन और थियोडोर बोबरी ने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता के मेंडलीय प्रयोगों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य बताना है। ठीक है ना, इसमें असत्य कथन बताना है। मटर के पौधे में पुष्प की कक्षीय स्थिति अग्रस्त स्थिति की तुलना में प्रभावी होती है। दूसरा, मेंडलवाद के अनुसार कारक अनुवांशिकी क्रियात्मक इकाई होते हैं। तीसरा, एलील में यदि दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं तो इन्हें सम युग्मजी एवं शुद्ध जाति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें गलत बताना है आपको, इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये सारे ही सही हैं। एक बार इन तीनों को एक बार फिर से पढ़ लेना आप। ठीक है ना, स्टेटमेंट पढ़ लेना, तीनों के तीनों सही हैं। चलिए इसमें बताना है आपको, सही कथन बताना है।
पहला है कि संकर जाति विषम युग्मजी कहलाती हैं। दूसरा, किसी भी अनुवांशिकी के प्रयोग में लक्षणा प्रारूप यानी कि फिनोटाइप एवं जीनो प्रारूप जिसको जीनोटाइप कहते हैं क्या ज्ञात करना सरल कार्य नहीं है। ठीक है, टी इंटू टी परीक्षार्थ संकरण का उदाहरण है एवं इसका लक्षण प्रारूप अनुपात 1:2:1 है। फिर ये दे रखा है टी इंटू टी और टी कैपिटल फिर स्मॉल इंटू टी द्विसंकर बैक क्रॉस का उदाहरण है। इसमें सही कथन बताने सारे गलत हैं, बस एक ही सही है जो है संकर जाति विषम युग्मजी कहलाती है, विषम युग्मजी कहलाती है। ठीक है, बस यही सही है, बाकी गलत है। आगे बढ़ते हैं। मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग के संदर्भ में आपको बताना है। पहला तो इसमें आपको असत्य बताना है, याद ना असत्य बताना है। तो पहला है कि लंबापन प्रभावी लक्षण होता है जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है। दूसरा, F2 पीढ़ी में बौने पादप की उपस्थिति युग्मकों की शुद्धता के नियम को प्रमाणित करती है। फिर F1 पीढ़ी का स्वपरागण करवाने पर युग्मकों में जीनों की युग्म के मध्य पृथक्करण के कारण F2 पीढ़ी का फिनोटाइप होता है 1:2:1। ये गलत है। ठीक है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल गलत है और असत्य आपको बताना है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। देखो, मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग के संदर्भ में जो तीसरा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि F1 पीढ़ी के मध्य स्वपरागण करने पर युग्मकों में जीनों के युग्म के मध्य पृथक्करण के कारण F2 पीढ़ी का जो जीनोटाइप होता है ना वो होता है 1:2:1 और वह फिनोटाइप का होता है 3:1। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दंपति के नवजात शिशु का रुधिर वर्ग क्या है? O है। ठीक है, जबकि उनके माता पिता का रुधिर वर्ग A एवं B है। इसका संभावित कारण क्या होगा? आपको इसका संभावित कारण बताना है। पहला, माता पिता समयुग्मकी हैं। दूसरा, माता पिता विषम युग्मकी हैं। तीसरा, माता पिता में कोई एक विषम युग्मकी है। चौथा, शिशु का रुधिर वर्ग विशेषतः O समूह है। O समूह माता पिता के रुधिर वर्ग से प्रभावित नहीं होता। जो माता पिता है ना वो आई थिंक विषम युग्म की हैं। ठीक है ना, तो क्या होते हैं विषम युग्म की है तब है ये O बच्चे का और माता पिता A और B हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। एक दंपति के नवजात शिशु का जो ब्लड ग्रुप है वो O है, जबकि उनके माता पिता का A और B। इसका संभावित कारण ये होता है कि दोनों क्या होते हैं हेट्रोजियस यानी कि विषम युग्म की होते हैं। ठीक है ना, ये होता है इसका कारण। यदि माता पिता का रुधिर वर्ग A और B विषम युग्मजी है तो उनकी संतान का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? O मतलब O हो सकता है। ठीक है ना, यदि माता का जीनोटाइप क्या हो A, ठीक है ना, और IO तथा पिता का जो जीनोटाइप होगा IB और IO हो तो माता पिता की युग्मकों में से कोई एक ही जीनोटाइप हो सकता है, अर्थात IA, IB या IO। मतलब ये तीन हो सकते हैं। ठीक है ना, ये तो वो A होगा या B होगा या O होगा, इन तीनों में से एक हो सकता है उनका बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये दे रखा है कैसे बनता है ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल के नियम अनुसार जीवों में युग्म विकल्पी के दो जीन या कारकों में से एक प्रभावी तो दूसरा अप्रभावी होता है, किंतु गुलाबास या 4 o'clock पादप पर यह नियम गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यह सहलग्नता का उदाहरण है, यह अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, यह अप्रभाविता का उदाहरण है, यह एक संकर क्रॉस का उदाहरण है, तो यह अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल अब यहाँ पे हमारे पास है घटना चक्र के क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी के हो गए इतने, अब हम पढ़ते हैं घटना चक्र के। पहला है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा का या जल का, तो इसका आंसर हो जाएगा जल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें बोल रहा है एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? लगभग 10%, 30%, 65 या 75, तो इसका आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30%, 10 से 20%, 30 से 40% या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी का ही क्वेश्चन है ये, तो ये हो जाएगा लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। मानव शरीर में किस तत्वों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए फटाफट करते हैं जिससे जल्दी भी होगा। ठीक है ना, और आपका समय भी बचेगा और आप रिवीजन भी कर सकेंगे कम समय में। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा? अभी मैं बता चुकी हूँ ऑक्सीजन। देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक, देखो सर, ऑक्सीजन 65%, फिर होता है कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5 और फॉस्फोरस 1%। ये कभी कभी सीक्वेंस में भी आ जाता है, तो इसमें सबसे कम होता है फॉस्फोरस, फिर होता है कैल्शियम, ठीक है, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है हाइड्रोजन, ठीक है, फिर होता है कार्बन और सबसे ऊपर होता है ऑक्सीजन। ये याद रखना। ठीक है, ये सीक्वेंस में कभी कभी दे सकते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
लोहा, सोडियम, फॉस्फोरस या कैल्शियम? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, चलिए वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ये सबको पता होगा, 206 हड्डियाँ होती हैं। पढ़ लेते हैं इसको कि जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों में माध्यम ओसी नामक प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना, ओसी नामक प्रोटीन पाया जाता है अस्थियों में। इनमें कठोरता का कारण होता है अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना। चलिए फिर पूछ रहा है कि कितनी होती है हड्डियाँ? तो 206 होती हैं। ठीक है ना, चलिए। और ये बोल रहा है 20 वर्ष में कितनी होती? तो 206 ही होगी। यहाँ पे है नहीं तो पिक में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? वोमर, स्टेपीज, मैलियस या इनकस? तो ये हो जाएगा स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है, वहाँ पे पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है ना, फीमर जो जांघ में पाई जाती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। बोल रहा है सबसे छोटी हड्डी लघुतम, तो कान में पाई जाती है, बता चुकी हूँ मैं भी, है ना। स्टेपीज जो हड्डी होती है उसका नाम होता है। फिर बोल रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 28, 30, 32, 40, 28 इसका राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम क्लोराइड? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये होते हैं 12। ठीक है, 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो इसका आंसर होगा ठोस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन के टाइम में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया ना, शल्य ऑपरेशन को बोला जाता है। तो क्या होता है ऑर्थोप्लास्टी? ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या रुधिर? तो ये होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है ऑर्थोप्लास्टी। पता है ये स्टेट पीसीस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऑर्थोप्लास्टी है ना, या फिर हड्डियों के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये बीपीएससी हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। ठीक है, दर्द से छुटकारा दिलाना होता है ऑर्थोप्लास्टी का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक उत्तक टिश्यू, यानी कि इलास्टिक जो टिश्यू है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिगामेंट, स्नायु, लिगामेंट, तंतुमय उत्तक, ठीक है ना, या फाइब्रिन या मांसपेशी उत्तक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिगामेंट और हिंदी में बोलते हैं स्नायु। ठीक है, लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट। तो ये इंपॉर्टेंट, लिगामेंट क्या होता है ना, हड्डियों को जोड़ता है। वो टिश्यू है जो हड्डियों एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर लिगामेंट टूट गया है इस टाइप में, तो वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा है डी। ठीक है ना, मुख अम्ल तक तो ये है ही, बाकी बैक्टीरिया भी एक रीज़न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल, एसिड बन जाता है। ठीक है ना, और बैक्टीरिया से बनी रहती है। भोजन उपरांत ठीक से सफाई ना होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को रस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। ठीक है, ल्यूएनहॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला है वो बिल्कुल सही है कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, ठीक है, और सोडियम और कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, तो इसमें जो है ना कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है, इसकी ज़रूरत होती है दांतों के लिए। पढ़ लेते हैं इसको।
कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब नहीं बताना जो नहीं होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। देखो कैल्शियम फास्फोरस तो ऊपर आ ही गया था, ये तो है ही ऑब्वियसली। फ्लोरीन और आयोडीन में से फ्लोरीन होता है और आयोडीन नहीं होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है ना। तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 बार। पढ़ लेते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मतलब कितने दांत, तो 20 दांत जो है ना वो 2 बार विकसित होते हैं। एक 12 साल, पता होगा ना कि 12 साल में फिर दांत टूटने लग जाते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चमड़ दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 स्थायी चमड़ दंत एक दंतीय होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर, ठीक है, केनाइन, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद रखना है 4 प्रकार। जो केनाइन होते हैं ना वो नुकीले होते हैं, जो किनारे किनारे देखे होंगे आपने, जिनसे एक तरह से एक पता चलता है ना कि हम नॉनवेज, मतलब जो मनुष्य था वो मांसाहारी था, तो केनाइन ही दांतों से पता चलता है। याद रखना केनाइन, ठीक है, केनाइन नुकीले होते हैं। इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या सीमेंटम? इसका आंसर है दंतवल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतवल्क, इनेमल, याद रखना इनेमल। हमारे शरीर का सबसे जो मजबूत भाग होता है ना वो इनेमल है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है। मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। वाह। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं, आपको बताना है। तो जबड़े में, जांग में, गर्दन में, हाथों में। तो जबड़े में होती है सबसे मजबूत मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ना मिलाना है उरोस्थी, ब्रेस्ट बोन, ठीक है, और कॉलर बोन, ठीक है। इनमें आपको मतलब इसको मिलाना है, ठीक है। चलिए, उरोस्थी, ब्रेस्ट बोन, ठीक है, इंग्लिश में ही मैं बोल रही हूँ। जत्रुक, कॉलर बोन, और जानु फलक, नी कैप, स्कंद फलक, शोल्डर ब्लेड। तो और इधर देखा क्लोविकल, पैटेला, स्कैपुला, स्टर्नम। जो उरोस्थी होता है ना वो स्टर्नम होता है, ठीक है ना, उसकी स्टर्नम बोला जाता है उसको। चलिए इसको मिला देते हैं। जत्रुक होता है ना, जो जत्रुक जो होता है वो होता है आपका क्लोविकल, ठीक है, क्लेविकल। और ये जानु फलक होता है आपका पैटेला, और स्कंद फलक होता है आपका स्कैपुला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसमें देख लेते हैं। उरोस्थी जो ब्रेस्ट बोन है वो स्टर्नम है, जत्रुक कॉलर बोन क्लेविकल, जानु फलक नी कैप उसका नाम है पेटेला, और स्कंद फलक शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा फिर से बोल दिया इन्होंने, फिर से दे दिया सेम क्वेश्चन। तो ये सेम क्वेश्चन है तो आप ऊपर इसको मिला लेना, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा होगा। तो इस पे पहला क्वेश्चन है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का जो संवेदनशील क्षेत्र है वो कौन सा है, ठीक है ना। जीभ का नोक यानी कि टिप, मध्य भाग, बीच का भाग, ये जीभ है। तो ये हो गया नोक, ये हो गया मध्य भाग, ये हो गया पीछे का भाग, और ये हो गया किनारा। तो इसमें आपको बताना है कि जीभ का जो संवेदनशील कड़वाहट के लिए कौन होता है जिम्मेदार, ठीक है ना। तो याद रखना जो पीछे का भाग होता है ना यहाँ पे, ये होता है कड़वाहट के लिए, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं आंसर। हाँ, तो मानव जीभ का जो अग्र छोर होता है ना, अग्र छोर यानी कि ये वाला, ये मीठे के लिए होता है, पीछे का भाग कड़वे के लिए, ये वाला जो होता है किनारे किनारे वो होता है खट्टे के लिए, और अग्र छोर एवं किनारे जो होते हैं नमकीन स्वादों का करते हैं, ठीक है, नमकीन स्वादों का। चलिए आगे अब बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? पैनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में। तो ये होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में से निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुख गुहा यानी कि जब शुरुआत में जब हम खाना डालते हैं ना, ये हो गया, ठीक है, जब हम खाना डाल रहे हैं ना तो ये मुख गुहा यानी कि फूड एक तरह से यहाँ मुख से ही डालना शुरू हो जाता है, और फूड पाइप
ओसोफोगस बोलते हैं जिसको। तो ये बोल रहा है किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है यहीं से, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का, याद रखना कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जो मुख गुहा में लार स्लाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप को माल्टोज और डेक्स्ट्रन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार स्टार्च, प्रोटीन, रेसा या वसा, तो ये होता है स्टार्च में सहयोग करती है, ठीक है, लार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कथन और कारण दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है या फिर दोनों ही सही हैं। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पहला। दूसरा बोल रहा है कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, जो ए है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है, ठीक है। ये जो है वो गलत है, तो ए सही आर गलत, सी इसका आंसर होगा। जो यकृत होता है, यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता। मतलब ये सारा जो चैप्टर चल रहा है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है इस चैप्टर का नाम, और पूरा का पूरा बता रहे हैं कि कौन सा एंजाइम कौन पचा रहा है, कहाँ पे खाना पच रहा है। एंजाइम क्या होता है एक, ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है? ए विटामिन, बैक्टीरिया, बायो उत्प्रेरक या वायरस, तो इसका आंसर हो जाएगा बायो उत्प्रेरक। जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? बायो उत्प्रेरक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन, तो याद रखना कोई भी एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिसका निर्माण प्राय नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। एंजाइम क्या? फिर से आ गया वही क्वेश्चन, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, मोल्टेज या डायस्टेज, इसका आंसर होगा जाइमेज, ठीक है। पढ़ लेते हैं आंसर। देखो ये रहा जाइमेज, तो ये ग्लूकोज हो गया और ये किस में बदल रहा है? एथेनॉल में, ये उसका फॉर्मूला एथेनॉल का, और ये कौन होता है? जाइमेज। आगे बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? ठीक है ना, पहला है बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत, लीवर का कार्य कौन सा है इसमें? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यूरिया इज द राइट आंसर। यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे होता है और अर्थात मिसेंट्री से युक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड का होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग होता है लीवर, और 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है इसमें। इसकी मुख्य क्रिया होती है पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। लिपिड्स का पाचन आपको बताना है इनमें से कुछ की उपस्थिति में होता है। पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि जो ये पित्त अम्ल और लाइपेज जो होते हैं ना वही करते हैं लिपिड्स का पाचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम जो लाइपेज होता है उसका स्रोत कौन है? गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, हृदय, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, पैनक्रियाज। पढ़ लेते हैं, इसमें ऊपर ही दे रखा है। इसमें हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होता है, सराइड्स के रूप में। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों या मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सी नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? आपको बताना है पाचक एंजाइम जो नहीं है वो ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन या पेप्सिन। गैस्ट्रीन नहीं है, ठीक है, गैस्ट्रीन नहीं है। पढ़ लेते हैं। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन जो पाचक एंजाइम होते हैं वो अग्नाशय, लार ग्रंथि, अमाशय द्वारा किया जाता है। और ट्रिप्सिन एक पेप्टाइज है
और पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड यानी कि स्टार्च को माल्टोज या डेक्स्ट्रीन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो कि अमाशय में जी कोशिका जी सेल्स तथा गृहिणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रावण को उद्दीपित करती है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का यकृत, मुंह, छोटी आंत या अमाशय? इसका आंसर हो जाएगा अमाशय। ये यूपीपीसीएस पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पहला वाला है वो गलत है, यानी कि ए गलत, कि सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है, ये गलत है। और क्योंकि देखो सभी है ना, सभी बोल रहा है, ये सभी तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ये गलत है और आहार बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं इसका। देखो, आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन स्टमक में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है। अमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है, ड्यूडेनियम में पहुंचता है, तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन से जो मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के लिए होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के पाचन में कौन सा सहायक होता है? अभी ऊपर आ चुका है ये, यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन या प्रोटेज? इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनोज या एनहाइड्रेज? का आंसर हो जाएगा एमाइलेज। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ये बता चुकी हूँ, प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, स्टार्च को ग्लूकोज में। तो ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? वृदांत्र से, क्षुद्रांत्र से, पित्ताशय से, अमाशय से? वृदांत्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? मध्यांत्र, ग्रहणी, शीर्षांत्र, शेषांत्र, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, ग्रहणी और शेषांत्र मध्यांत्र। सबसे ऊपर आ जाएगा शेषांत्र, फिर मध्यांत्र, फिर ग्रहणी, घटते हुए क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे देखो, मानव शरीर में ऊपर से क्षुद्रांत या छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, आहार नाल का एक भाग होती है जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है और पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनियम और मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभाजित होती है, जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, 2.5 और 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। एंजाइम तथा उसके कार्यों को सही जोड़े का चयन करें। अच्छा, इन चारों में से 4 हैं, इनमें सही करना है। तो अम्लीय फॉस्फेट्स के आगे लिखा हुआ है सूत्रकणी का चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है। ई कोलाई प्रतिबंधित डीएनए को विशिष्ट स्तरों पर काटने के लिए। एक्रेसिन अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्रावित जो बहुशुक्राणु निषेचन को रोकता है। और चौथा है सक्सिनिक, तो ये सक्सिनिक और हाइड्रोजिनस। तो इसके आगे लिखा हुआ है लाइजोसोमल चिन्हक एंजाइम जो उपापचयों का जल अपघटन करता है। तो इसमें जो है ना, जो दूसरा वाला है ना वो है, ठीक है ना। तो इसमें जो दूसरा वाला है ई कोलाई प्रतिबंधित, और एंडोन्यूक्लियस जो होता है डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए होता है, ये ई कोलाई, ठीक है ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। जो ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस या इकोआर2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? प्रोटीन, रेस, स्टार्च। ये भी ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कथन ए है, और कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। इसमें दोनों सही हैं, परंतु इसका स्पष्टीकरण गलत है। ठीक है, दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण क्या है इसका गलत है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारिया डायस्टेज को स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। मनुष्य के लार में भी पाया जाता है। दोनों कथन सही है, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्कसंगत नहीं है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ पे? यकृत में। इसका आंसर हो जाएगा यकृत में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, या फिर जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो बढ़ने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा लीवर में ग्लूकोज स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अगर लगातार आपने व्रत रखा है तो। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में? इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ, यकृत, अग्नाशय, अवंटु ग्रंथि, अमाशय। इसका आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि ये ऊपर आ चुका है, लीवर इज द राइट आंसर। चलिए अब ये क्वेश्चन इधर, निम्न अंगों में से पित्त का जो संचय होता है वो किस में होता है? प्लीहा में, अग्नाशय में, अपेंडिक्स में, या फिर पित्ताशय में? तो इसका आंसर होगा पित्ताशय में। चलिए शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में, तिल्ली में, पित्ताशय की थैली में, पेनक्रियाज में? तो इसका आंसर होगा यकृत, लीवर में होता है पित्त का निर्माण। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का? तो ये हो जाएगा वसा का, फैट। अब है सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, और वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से एंटेरोगेस्ट्रेन उत्पन्न होता है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ये 2 और 3 में पूछ चुका है UPSC। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस या जाइमेस? इसका आंसर होगा पेप्सिन। इसको मिलाना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो टाइलिन और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी का 3। और फिर बोल रहे ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है ना, जो स्मूथ मसल्स होती है ना में सिकुड़न प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। और पेप्सिन का क्या बोला मैंने? प्रोटीन को पचाता है। और रेनिन जो होता है ना वो रक्त में एंजियोटेसिनोजिन को एंजियोटेसिन में बदलता है। मतलब जो रेनिन होता है वो रक्त में एंजियोटेसिनोजिन को एंजियोटेसिन में बदलता है, ठीक है ना। टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को पचाता है, ये ऊपर आ चुका है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है, यानी कि A का 2 और B का 3, A का 2 B का 3 A में ही है, यस। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। टाइलिन जो होता है ना स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो होता है रक्त में एंजियोटेसिनोजिन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। देखो प्रोटीन अभी मैंने बताया पेप्सिन को प्रोटीन है ना, पेप्सिन होता है प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा D का 1 प्रोटीन पेप्सिन। 1 मिनट, हाँ। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, पेप्सिन एंजाइम वो किसको पचाने में सहायक करता है? प्रोटीन को। लेकिन ये क्या है? एक एंजाइम है ये, ठीक है ना। सहायक तो ये प्रोटीन को होता है, लेकिन ये है तो एंजाइम। तो ये हो जाएगा B का 1, ठीक है। और विटामिन क्या? कैरोटीन क्या है? एक विटामिन है, कैरोटीन ना। और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये हार्मोन है। तो C का अगर 4 मिला लें और B का अगर हम 1 मिला लें, B का 1 और C का 4, B का 1 और C का 4, तो ये हमारा आ रहा है B में। और A का क्या हो जाएगा? 2, यानी कि विटामिन कैरोटीन हो गया। और विटामिन कैरोटीन हो गया, एंजाइम आपका पेप्सिन हो गया, और C आपका ये प्रोटीन हो गया आपका कैरेटीन, ठीक है। कैरेटीन हो जाएगा आपका प्रोटीन। तो B इज़ द राइट आंसर, यस। तो देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन जो होता है वो होता है कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन एक एंजाइम है, हार्मोन पता है सबको टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन है, और प्रोटीन कैरेटीन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मिलाना है, ठीक है, मिलान करना है। तो देखो जो फल शर्करा होता है ना वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। दूध शर्करा, ठीक है, दूध जो होता है वो लैक्टोज की उससे होता है, ठीक है। दूध जो होता है लैक्टोज की वजह से होता है। दाक्षार शर्करा ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है। और चीनी जो हो गया वो हो गया सुक्रोज। तो एक बार देख लेते हैं। A का 4
बी का 1, ए का 4, बी का 1 है ना, ए का 4, बी का 1, देखते हैं किस में है। हाँ, ए का 4, बी का 1, ये सी में ही है केवल, है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो एक बार देख भी लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है इन्होंने। देखो सही है, द्राक्ष शर्करा क्या होता है, ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दूध हो गया लैक्टोज, चीनी हो गया सुक्रोज और स्टीविया हो गया प्राकृतिक स्वीटनर। ठीक है, प्राकृतिक स्वीटनर हो गया। ग्लूकोज का ये क्या होता है फॉर्मूला, सबको पता होता है ना, नहीं पता होता तो पता होना चाहिए, C6H12O6। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या है, एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। यह जल, एसिटिक अम्ल तथा कई अन्य विलायकों में घुलनशील होता है। यह स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। चलिए, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। एनसीईआरटी के भी, उसके जो अरिहंत हैं वो भी कर लिए उस चैप्टर के, और घटना चक्र के भी हो गए। आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और इसे बार बार कीजिए क्योंकि थोड़ा टफ वर्ड है, तो आपको एक बार देखने से याद नहीं होगा, बार बार देखिए और रिविज़न करिए तभी आपको याद होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।